जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ देश के सबसे अमीर करीब 10,000 लोगों की तिजोरी है और दूसरी तरफ 46 करोड़ भारतीयों की कुल जमा पूंजी। हाँ, एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ये। बिल्कुल। और अगर हम तराजू के दो पलड़ों पर इन्हें रखें तो क्या लगता है पलड़ा किसका भारी होगा? ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि उन चंद हजार लोगों के पास इन 46 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति से 3 गुना ज्यादा दौलत है। ये आंकड़ा वाकई में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है ना? इंडिया अनफिल्टर्ड की इस गहन चर्चा में आज हम इसी विरोधाभास पर बात करेंगे। आज हम हर जगह आधुनिक भारत की एक बहुत ही चमकदार तस्वीर देखते हैं। आसमान छूती कांच की इमारतें, हर नुक्कड़ पर चाय की दुकानों पर लगे यूपीआई क्यूआर कोड्स। हाँ, डिजिटल पेमेंट्स तो अब हर जगह हैं। बिल्कुल। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बाढ़ आई हुई है और सोशल मीडिया पर एक बहुत ही चमकता हुआ इंस्टाग्राम इंडिया दिखता है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो आत्मविश्वास से भरी है, जो दुनिया को बता रही है कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति बन चुका है। सही बात है, एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नैरेटिव है ये। लेकिन जब हम इस चमकदार स्क्रीन से नजरें हटाकर जमीनी हकीकत को देखते हैं तो एक गहरा और बेचैन करने वाला विरोधाभास सामने आता है। सवाल ये है कि क्या ये वही भारत है जिसे करोड़ों लोग रोज जीते हैं, या ये सिर्फ वो संस्करण है जो हमें दिखाया जाता है? ये बहुत ही अहम सवाल है और ये धुंधली रेखा किसी भी देश के भविष्य को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन भी बिल्कुल स्पष्ट है। हमें परसेप्शन बनाम रियलिटी के बीच के फासले को समझना है। हाँ, मतलब जो धारणा है और जो असलियत है। एग्जैक्टली। हम विकसित भारत 2047 के उन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और जमीन पर मौजूद वास्तविकताओं के बीच के अंतर का विश्लेषण करेंगे। और इसके लिए हम भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफैम, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, यूएनडीपी, आईएलओ और असर जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की रिपोर्टों की गहराई में जाएंगे। बहुत सारा डेटा है आज हमारे पास चर्चा के लिए। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष लेना या निष्कर्ष निकालना नहीं है। हम सिर्फ उन आर्थिक तंत्रों और तथ्यों को समझना चाहते हैं जो अक्सर जो सुर्खियों के शोर में कहीं दब जाते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरुआत उस चमक से करते हैं जो आज पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को देखें तो भारत की कहानी किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। हाँ, आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। बिल्कुल। हम आधिकारिक तौर पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 2023-24 में भारत ने 7.6% की प्रभावशाली जीडीपी ग्रोथ हासिल की है, जो कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। एग्जैक्टली। और जो विजन सामने रखा गया है विकसित भारत 2047 का, वो बहुत विशाल है। लक्ष्य ये है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक भारत 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाए। और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम को 15,000 से 21,000 डॉलर तक ले जाने की बात है। हाँ, और डिजिटल क्रांति का पैमाना तो अभूतपूर्व है ही। मतलब इंटरनेट का दायरा जो 2024 में 52% के आसपास है, उसे 2047 तक 82% तक ले जाने का लक्ष्य है। ये बुनियादी ढांचे के नजरिए से बहुत ही मजबूत नींव लगती है। बिल्कुल। इसे अमृत काल का विजन कहा जा रहा है और इसके पीछे की जो आर्थिक रणनीति है उसे समझना बहुत दिलचस्प है। अच्छा, तो इसके मुख्य स्तंभ क्या हैं? इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो रूपरेखा है वो मुख्य रूप से 2-3 बड़े पिलर्स पर टिकी है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी के 25% तक ले जाना, जो कि अभी काफी कम है। हाँ। और दूसरा है ग्रीन एनर्जी, जहां 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा गया है। और तीसरा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो है चाइना +1 रणनीति का फायदा उठाना। श्रोताओं के लिए क्या हम इस चाइना +1 को थोड़ा सरल भाषा में समझा सकते हैं? बिल्कुल। महामारी के बाद दुनिया भर की बड़ी कंपनियों ने यह महसूस किया कि अपनी सप्लाई चेन के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर रहना मतलब ये काफी खतरनाक हो सकता है। हाँ, कोविड के वक्त हमने देखा था कि कैसे सब कुछ ठप हो गया था। एग्जैक्टली। इसलिए वे चीन के अलावा एक और मजबूत विकल्प की तलाश में हैं और भारत खुद को इसी +1 के रूप में स्थापित कर रहा है। सेमीकंडक्टर निर्माण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली तक सरकार बड़े निवेश को आकर्षित कर रही है। ये सब सुनने में बहुत तार्किक और बहुत आशाजनक लगता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सीधा सा सवाल आता है। बताइए। अक्सर अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत की बात होती है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट।
मतलब अगर देश की जीडीपी 7.6% की रफ्तार से बढ़ रही है, बड़ी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, तो क्या इसका फायदा छन छन कर नीचे समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंचना चाहिए? ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। अर्थशास्त्र की दुनिया में इस पर दशकों से बहस चल रही है। हाँ, क्योंकि सिद्धांत तो यही कहता है ना कि अगर ऊपर का वर्ग अमीर होगा तो वे कारखाने लगाएंगे, रोजगार पैदा करेंगे और पैसा सबसे गरीब व्यक्ति तक भी पहुंचेगा। सिद्धांत रूप में हाँ, लेकिन हकीकत में और खासकर आज के संदर्भ में ये तंत्र पूरी तरह टूट चुका है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का डेटा इसी टूटे हुए तंत्र की कहानी कहता है। वो रिपोर्ट तो काफी चर्चा में रही थी। बिल्कुल। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि भारत के शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा है। बाप रे, सिर्फ 1% के पास 40% संपत्ति? हाँ, और राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा सीधे उनकी जेब में जाता है। दूसरी तरफ नीचे की 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 6.4% हिस्सा है। ये तो कोई सामान्य आर्थिक चक्र नहीं लगता। नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार आज के इस बिलियनियर राज में जो असमानता है वो ब्रिटिश राज के समय से भी ज्यादा है। एक मिनट, ब्रिटिश राज से भी ज्यादा? ये तो बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। हाँ, और ट्रिकल डाउन इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि जो नया पैसा बन रहा है वो वित्तीय बाजारों, रियल एस्टेट और एआई संचालित कैपिटल इंटेंसिव उद्योगों में ही घूम रहा है। मतलब वो पैसा नीचे लेबर मार्केट में नहीं आ रहा है? एग्जैक्टली। वो उस तरह से नीचे नहीं आ रहा है जैसा पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग के दौर में होता था। ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस असमानता को मापने के तरीकों को लेकर भी तो एक बड़ी बहस चल रही है। आप गिनी इंडेक्स की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। जब हम डेटा पढ़ते हैं तो ये शब्द बार बार सामने आता है। मैंने पढ़ा है कि हाल ही में सरकारी आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के बीच इसे लेकर काफी विरोधाभास था। जी, एक बहुत बड़ा डिबेट है ये। क्या हम इसके गणित को थोड़ा समझ सकते हैं? ये गिनी इंडेक्स आखिर काम कैसे करता है और इसमें इतना बड़ा अंतर क्यों दिख रहा है? बिल्कुल। गिनी इंडेक्स असमानता को नापने का एक पैमाना है। इसे आप 0 से 100 की स्केल पर समझ सकती हैं। 0 मतलब पूर्ण समानता। हाँ, 0 का मतलब है कि देश के हर व्यक्ति के पास बिल्कुल बराबर पैसा है, और अगर स्कोर 100 है तो इसका मतलब है पूर्ण असमानता, यानी देश का सारा पैसा सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है। तो स्कोर जितना कम होगा देश उतना ही समान होगा। बिल्कुल सही। अब देखिए, सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए उसमें ये सूचकांक 25.5 बताया गया, जो कि काफी कम है। मतलब इसके हिसाब से तो असमानता बहुत कम हो रही है। हाँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी सूचकांक में भारत का स्कोर 62 बताया जाता है, और ये 62 का स्कोर हमें 216 देशों की सूची में 176वें स्थान पर रखता है। 25.5 और 62। ये तो एक बहुत ही बड़ा अंतर है। एक ही देश के लिए दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें कैसे हो सकती हैं? सारा खेल इस बात का है कि आप किस चीज को नाप रहे हैं। आप खपत यानी कंजम्पशन को नाप रहे हैं या आय यानी इनकम को। अच्छा, मतलब खर्च और कमाई का अंतर। एग्जैक्टली। जो 25.5 का आंकड़ा है वो खपत पर आधारित है, यानी लोग कितना खर्च कर रहे हैं, और जो 62 का आंकड़ा है वो आय पर आधारित है, यानी लोग कितना कमा रहे हैं। रुकिए, मुझे इसे एक उदाहरण से समझने दीजिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो महीने का 10,000 रुपए कमाता है। ठीक है। वो गरीब है, तो जाहिर है वो अपनी पूरी 10,000 की कमाई राशन, किराए और बुनियादी ज़रूरतों पर ही खर्च कर देगा। उसके पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल, वो 100% खर्च कर देगा। वहीं दूसरा व्यक्ति है जो महीने का 10 लाख रुपए कमाता है। वो भी खाना खाएगा, कपड़े पहनेगा, लेकिन वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पर शायद 1 लाख रुपए ही खर्च करेगा। और बाकी के 9 लाख? हाँ, बाकी के 9 लाख वो शेयर बाजार में निवेश करेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा या बैंक में बचाएगा। तो अगर कोई डेटा सर्वे करने वाला सिर्फ उनके खर्च को देखने आए तो उसे लगेगा कि एक व्यक्ति 10,000 खर्च कर रहा है और दूसरा 1 लाख, यानी उनके बीच का अंतर सिर्फ 10 गुना है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो उनकी कमाई देखेगा 10,000 बनाम 10 लाख, तो असली अंतर 100 गुना का होगा। क्या यही वजह है कि खपत के आंकड़े असली असमानता को छिपा लेते हैं? आपने बिल्कुल सटीक तरीके से इसके तंत्र को पकड़ा है।
यही कारण है कि खपत आधारित डेटा स्वाभाविक रूप से असमानता को कम करके दिखाता है। क्योंकि अमीर आदमी अपनी पूरी कमाई खर्च नहीं करता। बिल्कुल, एक अमीर व्यक्ति अपनी विशाल आय का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही रोजमर्रा की खपत पर खर्च करता है। बाकी का पैसा पूंजी बन जाता है, जो और पैसा बनाता है। ये तो एक दुष्चक्र है। हाँ, इसलिए जब हम सिर्फ खर्च देखते हैं तो अमीर और गरीब के बीच की खाई पार्टी भी नजर आती है। लेकिन जब हम कमाई और संपत्ति को देखते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है कि देश की 7.6% ग्रोथ का बड़ा हिस्सा मुट्ठी भर लोगों की संपत्तियों को बढ़ाने में जा रहा है। सही कहा, वो आम आदमी की आय नहीं बढ़ा रहा है। तो अगर विकास का सारा पैसा ऊपर के 1% में ही सिमट रहा है तो फिर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, बाकी के 99% या खासकर नीचे के 50% लोग अपना जीवन कैसे चला रहे हैं, उनकी कमाई का जरिया क्या है। और ये सवाल हमें सीधे श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट की तरफ ले जाता है, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। बिल्कुल। और जब हम रोजगार के आंकड़े देखते हैं तो वहां भी एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। आधिकारिक पीएफएस और आईएलओ की रिपोर्ट्स के अनुसार देश की कुल बेरोजगारी दर सिर्फ 3.2% पर रुकी हुई है, जो पहली नजर में बहुत शानदार आंकड़ा लगता है। हाँ, मतलब 3% बेरोजगारी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम युवाओं और पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 10.2% है। ये चिंताजनक है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर 2012 में 19.2% थी, जो 2023 में बढ़कर लगभग 35.8% हो गई है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके बेरोजगार होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस विरोधाभास के पीछे एक बहुत ही गहरा ढांचागत कारण है। इसे अर्थशास्त्र में जॉबलेस ग्रोथ या रोजगार विहीन विकास कहा जाता है। जॉबलेस ग्रोथ मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है पर नौकरियां नहीं? एग्जैक्टली। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी जीडीपी ग्रोथ किन सेक्टर्स से आ रही है। आज जो वृद्धि हम देख रहे हैं वो मुख्य रूप से कैपिटल इंटेंसिव उद्योगों से आ रही है, जैसे कि टेक कंपनियां। हाँ, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल्स, आधुनिक टेलीकॉम। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां मशीनों, सॉफ्टवेयर और अब एआई का इस्तेमाल होता है। तो उन्हें इंसानों की कम जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। इन कंपनियों को अपना टर्नओवर 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक ले जाने के लिए 10 गुना ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत नहीं होती। वे ऑटोमेशन से अपना मुनाफा बढ़ा लेते हैं। और जो लेबर इंटेंसिव उद्योग थे, वही तो समस्या है। जो उद्योग लाखों लोगों को एक साथ रोजगार दे सकते थे, जैसे कपड़ा उद्योग, लेदर या छोटे कारखाने, वे उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब डिग्रियां तो बढ़ रही हैं, ग्रेजुएट्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी में उनके लायक वैसी फॉर्मल नौकरियां पैदा ही नहीं हो रही हैं। सही कहा। ये तो ऐसा है जैसे एक विशाल खेत है जहां पहले फसल काटने के लिए 100 मजदूरों की जरूरत होती थी और उन 100 परिवारों का घर उस काम से चलता था। एक बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। अब खेत के मालिक ने 1 करोड़ रुपए की एक आधुनिक हार्वेस्टर मशीन खरीद ली है। मशीन अकेले ही वो सारा काम कर रही है। खेत की पैदावार तो बढ़ गई, मालिक का मुनाफा भी बढ़ गया और जीडीपी का आंकड़ा भी बढ़ गया। एग्जैक्टली। लेकिन वे 99 मजदूर एक झटके में बेरोजगार हो गए। भारत की वर्तमान हाईटेक ग्रोथ कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर नौकरियां नहीं हैं तो ये 3.2% की कुल बेरोजगारी दर इतनी कम कैसे दिख रही है? आपके सवाल का जवाब उस शब्द में छिपा है जिसे इनफॉर्मल सेक्टर या अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं, जहां कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, देखिए, जब लोगों को फॉर्मल नौकरियां नहीं मिलती तो वे घर पर खाली नहीं बैठ सकते। उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना होगा। बिल्कुल, पेट तो भरना ही है। इसलिए भारत का लगभग 90% वर्कफोर्स आज इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है। डेटा बताता है कि 58.4% लोग अब सेल्फ एम्प्लॉयड की श्रेणी में आते हैं। और जब सरकारी आंकड़ों में इन्हें गिना जाता है तो ये रोजगारशुदा माने जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए बेरोजगारी का कुल आंकड़ा गिरकर 3.2% पर आ जाता है। लेकिन यार, सेल्फ एम्प्लॉयड शब्द सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे हर युवा अपना खुद का कोई शानदार स्टार्टअप चला रहा हो। क्या वास्तविकता ऐसी है? बिल्कुल नहीं। जमीनी हकीकत में इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अनपेड फैमिली लेबर का है। मतलब
बिना वेतन के पारिवारिक काम। हाँ, खासकर महिलाओं का, जो अपने पारिवारिक खेतों या छोटी दुकानों में हाथ बटाती हैं। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग उन गिग वर्कर्स का है जो डिलीवरी पार्टनर या कैब ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं, जिसे आजकल बहुत ही आकर्षक तरीके से फ्लेक्सिबल वर्क कहकर प्रचारित किया जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन इन कामों में ना तो कोई तय न्यूनतम वेतन होता है, न कोई नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट, और न ही बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में कोई सामाजिक सुरक्षा। मतलब अगर आज काम नहीं किया तो आज पैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। ये युवा दिन में 12 से 15 घंटे काम करते हैं सिर्फ अपना गुजारा चलाने के लिए। ये कोई स्टार्टअप क्रांति नहीं है, ये सिर्फ अस्तित्व बचाए रखने का संघर्ष है। ये बहुत ही निराशाजनक है। और अगर ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिल रही है और वे इस इनफॉर्मल सेक्टर में ढकेले जा रहे हैं, तो हमें उस पूरी पाइपलाइन को भी देखना होगा जो इन युवाओं को तैयार कर रही है। आप ह्यूमन कैपिटल की बात कर रही हैं? हाँ, मानव पूंजी। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश की बुनियाद होते हैं। हम अक्सर अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड पर गर्व करते हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। लेकिन असर की जो 2023 की रिपोर्ट आई है, वो इस बुनियाद में पड़ी दरारों की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करती है। मैंने उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़े थे, वो वाकई डराने वाली है। इस रिपोर्ट का एक सकारात्मक पहलू ये है कि ग्रामीण इलाकों में 14 से 18 वर्ष के 86.8% किशोर आज स्कूलों या शिक्षण संस्थानों में नामांकित हैं। यानी एनरोलमेंट रेट तो बहुत अच्छा है, ज्यादातर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हाँ, स्कूल जाने की दर अच्छी है, लेकिन जो असल संकट है वो नामांकन का नहीं बल्कि लर्निंग आउटकम्स का है, यानी वे सीख क्या रहे हैं। और रिपोर्ट इस पर क्या कहती है? रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 वर्ष के 43.3% किशोर साधारण अंग्रेजी के वाक्य नहीं पढ़ सकते। 25% किशोर अपनी ही क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 के स्तर की किताब पढ़ने में संघर्ष करते हैं, और लगभग 60% युवा बुनियादी गणित जैसे भाग या डिवीजन करने में सक्षम नहीं हैं। ये एक अविश्वसनीय विरोधाभास है। हम एक तरफ 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी आधी युवा आबादी बुनियादी गणित और साक्षरता से जूझ रही है। ये तो ऐसा हो गया जैसे हम एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का हार्डवेयर तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए जिस बिजली की जरूरत है उसके अंदर के तार ही कटे हुए हैं। बहुत सही तुलना है। सिर्फ स्कूल की इमारतें खड़ी कर देना और बच्चों का रजिस्टर में नाम लिख लेना काफी नहीं है, जब उन कक्षाओं के अंदर सीखना ही गायब हो। बिना इस बुनियादी ज्ञान के ये युवा भविष्य की हाईटेक इकोनॉमी में कैसे सरवाइव करेंगे? और यही वो बिंदु है जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत बड़ी डेमोग्राफिक आपदा में बदल सकता है। डेमोग्राफिक डिजास्टर, ये बहुत भारी शब्द है। लेकिन सच है, उद्योग जगत लगातार ये शिकायत करता है कि उन्हें कुशल कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ लाखों युवा बेरोजगार हैं। तो क्या सरकार के स्किलिंग प्रोग्राम्स काम नहीं कर रहे? अब बुनियाद ही कमजोर है तो ऊपर से दिए जाने वाले स्किलिंग प्रोग्राम्स भी ज्यादा असर नहीं कर पाते। अगर एक युवा बुनियादी गणित ही नहीं समझता तो आप उसे सीधे कोडिंग या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? ये बात तो है। और मानव पूंजी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है स्वास्थ्य। शिक्षा के बिना जॉब नहीं, और स्वास्थ्य के बिना इंसान काम कैसे करेगा? बिल्कुल। अगर हम स्वास्थ्य बजट को देखें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में एक लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य ये था कि 2025 तक सरकार स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च करेगी, जो कि एक बहुत ही बेसिक जरूरत है किसी भी विकासशील देश के लिए। हाँ, लेकिन आज हकीकत ये है कि ये खर्च अभी भी 1.8 से 1.9% के बीच अटका हुआ है। और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। श्रोताओं के मन में ये सवाल आ सकता है कि जीडीपी के 1% के इस अंतर से आम आदमी की जिंदगी पर क्या ही फर्क पड़ता है? यह अंतर एक परिवार को पीढ़ियों तक गरीब बनाए रखने के लिए काफी है। कैसे? थोड़ा इसे विस्तार से समझाइए। देखिए, जब सरकार स्वास्थ्य पर पर्याप्त खर्च नहीं करती है तो अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी होती है, बुनियादी मशीनें नहीं होती। इसका सीधा परिणाम होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी वो पैसा जो मरीज खुद अपनी जेब से देता है। बिल्कुल। भारत में आज भी ये खर्च लगभग 47% है। इसका तंत्र ऐसे काम करता है कि मान लीजिए एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार ने 10 साल तक कड़ी मेहनत करके कुछ लाख रुपए बचाए। अचानक घर में किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें या सुविधाओं की कमी है, उन्हें प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है। और वहां का बिल तो हम सब जानते हैं। हाँ, एक ही मेडिकल बिल उनके 10 साल की सारी आर्थिक प्रगति को खत्म कर देता है।
और उन्हें वापस गरीबी के दलदल में धकेल देता है। ये तो बहुत ही डरावना सच है। जब तक ये आउट ऑफ पॉकेट खर्च कम नहीं होगा, कोई भी बढ़ी हुई आय स्थायी नहीं हो सकती। कदम और शेयर बाजार के रिकॉर्ड उच्च स्तर, ये सब एक कहानी कहते हैं। और ये कहानी गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरी है। बिल्कुल। जीवन की गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरह से एक अलग कहानी है। एक देश आर्थिक सूचकांकों में बहुत तेजी से ऊपर उठ सकता है, वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भी उतर सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी उसके नागरिकों का रोजमर्रा का अनुभव बुनियादी संघर्षों से भरा हो सकता है। और इसीलिए हमें अपने विकास के मॉडल का गहराई से पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। मतलब हमें अपनी अप्रोच बदलनी होगी। एग्जैक्टली। अगर भारत को 2047 तक सचमुच एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमें केवल कैपिटल इंटेंसिव विकास से आगे सोचना होगा। तो उपाय क्या है? हमें ऐसी नीतियों की जरूरत है जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें, ताकि करोड़ों हाथों को काम मिल सके। हमें टैक्स जस्टिस की जरूरत है, ताकि शीर्ष 1% के पास जो भारी संपत्ति जमा हो रही है, उसका कुछ हिस्सा देश की शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में निवेश किया जा सके। ये बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी मानव पूंजी में निर्णायक निवेश नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक लक्ष्य एक न्याय संगत समाज का निर्माण नहीं कर सकता। बहुत सही कहा आपने। भारत सच में सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दोनों है। ये वो उभरती हुई वैश्विक ताकत भी है जिसे दुनिया आज अचरज से देख रही है, जो डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति ला रही है और नए अरबपति पैदा कर रही है। लेकिन साथ ही ये वो वास्तविकता भी है जिसे करोड़ों लोग रोज जीते हैं। आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इस अर्थव्यवस्था में लगभग 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज योजना पर निर्भर हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। विकसित भारत की इस यात्रा में ये विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या भारत विकास कर रहा है, बल्कि असली सवाल ये है कि ये विकास आखिर किसके लिए है। बिल्कुल। इस गहरे और विचारोत्तेजक विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।